तुम्हारी समस्याओं का समाधान। कौन बनेगा एमएलए? तुम्हारा वोट, तुम्हारा फैसला। सही चुनाव करो, सही भविष्य बनाओ। You are watching FNI News। नमस्कार, कौन बनेगा एमएलए के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम निरंतर उन उम्मीदवारों से आपको मिलवा रहे हैं जिनको संभावित उम्मीदवार हम विधायक के तौर पर देख रहे हैं, भले वो बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो। आज हम आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं। वैसे तो ये शख्सियत परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने हमारे अशोक विहार में 3 बार निगम पार्षद, अपने परिवार से 3 निगम पार्षद दिए हैं। 3 का मतलब सुरेश भारद्वाज जी पहली बार निगम पार्षद रहे, उसके बाद उनकी बहू आदरणीय पूनम भारद्वाज जी आज हमारे साथ है और वो सेकंड टर्म में भी दोबारा जीती। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस परिवार से अब कोई विधायक उम्मीदवार भी हो सकता है। ऐसे में पूनम जी आज हमारे स्टूडियो में, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार पूनम जी, आपका स्वागत है। पूनम जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में ये बताएं कि आपकी राजनीति का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा राजनीति सफर मेरे घर परिवार से शुरू हुआ। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब मिस्टर सुरेश भारद्वाज जी 2007 में उन्होंने निगम का चुनाव लड़ा था। उसके बाद हमारी अशोक विहार सीट ही लेडीज सीट हो गई। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा था। लेडीज के लिए क्या राजनीति बहुत चुनौतीपूर्ण है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मन होता है और अगर अपने मन में ठान लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है, सब हो जाता है। कोई ऐसा चुनौती वाला काम नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से करने वाला काम चुनौती का काम नहीं होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके परिवार में अब जैसे ससुर साहब निगम पार्षद रहे, आप अब दूसरी टर्म वो कर रही हैं, तो अब हम विधायक उम्मीदवार के तौर पर आपको देखें या आपके हस्बैंड अशोक जी को देखें? देखो जी, जो है तो हमारा घर परिवार ही है। हमारा परिवार पूरा संगठन के साथ लगा रहता है। मेरे पिताजी भी और मेरे हस्बैंड भी पूरा पार्टी का काम करते हैं और पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको मौका देगी, हम अपने पूरे परिवार के साथ और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बताएं कि आपने जो देखा, लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है? लोग, आप तो ऑलरेडी निगम पार्षद हैं, पब्लिक के बीच जाती हैं, वो विधानसभा से संबंधित क्या समस्याएं आपके समक्ष रखते हैं? पहले तो अमित भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक के साथ एक मौत फ्री मिल रही है। क्योंकि इतनी जहरीली आज पॉल्यूशन है, इतनी जहरीली हवा हो रही है कि वो एक साथ इतनी गंदी जहरीली हवा हमारे अंदर जा रही है। कोई ना कोई 1-2 हादसा ऐसी मौतें हो रही हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने एक के साथ एक फ्री तो दिया था, यहाँ तो मौतें भी फ्री में दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे थे। वो भी कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था कि नल के अंदर भी सीवर का पानी आएगा। दवाइयों के लिए भी नकली दवाइयाँ हमें मिल रही है, हम कहाँ सुरक्षित हैं? तो लोगों के पास ऐसे बहुत एजेंडे हैं, क्योंकि 10 साल से 12 साल से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी माताएं जो 12 साल से, उनको ना तो बुजुर्गों को कभी पेंशन मिली है, ना उनको कभी पीने का पानी हुआ है, ना उनको कोई सुख सुविधाएं हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब रोड है, नालियाँ हैं, सब बुरा हाल है। आप जो अब वर्तमान विधायक हैं, उनके टेन्योर को 10 साल, उनको 10 साल का टेन्योर हो गया, उसको आप कैसे देखते हैं? लोगों से क्या फीडबैक आपको मिलता है उनके इस 10 साल को लेकर? 10 साल के अंदर ना तो उन्होंने कभी विधायक को देखा है, 0/0 है। मतलब जिस गली भी, जिस मोहल्ले में जाते हैं, झुग्गी बस्ती के अंदर ही देख लो, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे विधायक कौन है, राजेश गुप्ता जी कौन है। कभी 10 साल में उन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो कहते से चुनाव के टाइम में आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, मगर अब की बार जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हर बार बेवकूफ़ बन जाएगी। अब की बार जनता ने मन में ठान रखा है कि अब की बार हमें सरकार बदलनी है, क्योंकि लोग वो परेशान हो चुके हैं। ना तो उनको पीने के लिए पानी मिल रहा। केजरीवाल साहब ने झूठ बोला कि हम 200 यूनिट देंगे। 200 यूनिट का यहाँ तो 1.5 2 लाख के बिल आ रहे हैं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, दवाइयों की परेशानियाँ, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। और अब जब भी आते हैं, हर बार नया कोई ना कोई जुमला लेके आते हैं। आपकी बार 2100 का मेरी बहनों के लिए लेके आए हैं। ये सिर्फ एक चुनावी फंडा है, कुछ करना वरना कुछ होता नहीं है। चुनाव होने के बाद कह देते हैं जी एलजी करने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं।
अच्छा, एक बात बताइए कि जब से आप निगम पार्षद बनी हैं, ऐसी क्या उपलब्धियां हैं, अगर मान लीजिए आपको विधानसभा में पार्टी मौका देती है तो क्या उपलब्धियां हैं जो आपने अब तक की हैं, वो आपको हेल्पफुल होंगी आगे विधानसभा में जाने के लिए या जीत के लिए? सबसे पहला तो हमारा जो परिवार पूरे तन मन धन से लगा रहता है। 20 सालों से हम लोग राजनीति में हैं और मेरे टेन्योर में भी और मेरे पिताजी के टेन्योर में हमने अपने विधानसभा के लिए बहुत काम करे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी रोहिणी जोन के चेयरमैन रहे थे, मैं भी सिविल लाइन जोन से चेयरपर्सन थी। तो एक वार्ड में सीमित नहीं रहते, हम लोग पूरी विधानसभा के लोगों से मिलना जुलना होता था, तो सभी के कार्य हुए हैं उसमें और सभी लोगों से अच्छा हमारा भाईचारा है और काम हमने बहुत करे हैं। अशोक विहार के अंदर स्कूल बनवाए हैं, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर सारी रोडें बनवाई हैं, शौचालय बनवाए, काफ़ी काम करा है, तो हम अपने काम के ही उस पर वोट मांगेंगे। अच्छा, आपने भी ये बात सुनी है क्या, जो जनता जनार्दन एक आम आदमी में एक बात आपके फादर इन लॉ को, ससुर साहब को लेकर ये है, बोले कि जीत की गारंटी जो है ना वो सुरेश भारद्वाज है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि जीत की गारंटी है सुरेश भारद्वाज, या उसके परिवार से जब भी कोई लड़ेगा तो वो शख्स जीत की गारंटी है, ऐसी क्या बात है? वो जनता का विश्वास है जी हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं जनता को विश्वास होगा कि भारद्वाज परिवार से कोई आएगा तो हमारी समस्याओं का निदान होएगा। हम इस जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस धोखेबाज सरकार से हमें निकलने के लिए शायद हमारा एक मसीहा सुरेश भारद्वाज जी बन के आ जाए, यही लोगों का है भाई। कहीं ना कहीं उनको हमारे से आशा होगी इस चीज़ की, और पार्टी अगर ये मौका देगी तो जरूर हम लोग इस सीट को भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा संगठन हमारे साथ है, पूरी क्षेत्रवासी साथ हैं। आपने कोई प्लानिंग की है कि भाई अगर आज मान लीजिए एक आध दिन में बीजेपी डिक्लेयर कर देती है और आपको उम्मीदवारी मिलती है, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन तो बस यही है जी, जो पार्टी का कार्य है वो हम करेंगे। सभी लोगों का जो सुचारू रूप से चल रहा है वो तो सब वैसे ही चलता रहेगा, मगर जो जनता की परेशानियां हैं उसको अगर निजात दिला सकती तो वो भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है। क्योंकि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जैसे मैंने आपको बताया 12 साल से, मतलब ये सोच लो कि भाई ये 27 सालों से ही हमारी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। 27 साल से ही लोग बस अन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आएंगे तो सरकार भी बदलेगी, लोगों की परेशानियां भी खत्म होएंगी और कहीं ना कहीं लोगों का हमारे पर विश्वास भी हो सकता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के लिए अभी दिल्ली दूर है इतना, जैसे आपने कहा कि 27 साल हो गए, तो उनका कहना है कि अभी भी दिल्ली दूर है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप दिल्ली दूर नहीं है जी, क्योंकि लोगों ने मन में ठान लिया है, हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि 12 साल लोगों ने एक सरकार को झेल लिया, अब वो उनके झूठे वादों में नहीं आना चाहती। इसीलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है जो स्लोगन, ये पूरी दिल्ली वासियों का स्लोगन है कि अब नहीं सहेंगे, आम पार्टी को बदल के रहेंगे। यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसे 10 साल हो गए, तो आपको उसके क्या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो अपनी जीत को लेकर बड़े आश्वस्त है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट, पहले अटकलें थी कि शायद उनको सीट ना मिले, उनको टिकट ना मिले, लेकिन अब वो डिक्लेयर हो गए। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने चुनौतीपूर्ण तरीके से उनको, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं अगर आपको टिकट मिलती है? देखो जी, वो कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मुसेरे भाई। अभी पिछला इलेक्शन था लोकसभा चुनाव, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में गठबंधन हो गया। उनको सत्ता में आना था तो आपस में गठबंधन कर लिया। वो 500 पेजों का जो पन्ना लेके जा रहे थे, जब शीला दीक्षित को वो जेल के अंदर डालने के लिए कह रहे थे, कहाँ गए वो पन्ने, कहाँ गई वो जेल? मतलब इतने करप्टेड है सारे नेता। जब कोरोना के टाइम में लोग बाग यहाँ परेशानियों से जूझ रहे थे, जब वो लोग, उनके सारे विधायक तिहाड़ जेल का सफर तय कर रहे थे, तो लोगों को भी पता है कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा इन्होंने कुछ खास काम नहीं करा, सिर्फ अपना घर बनाने के अलावा। जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए, दिल्ली की समस्याओं से उनको कोई मतलब। अभी आपने लास्ट उनकी एक बाइट भी सुनी होगी कि जी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं पिछले 5 साल में वो काम नहीं कर पाया, ना तो मैं यमुना को साफ कर पाया, ना मैं आपको नल दे पाया। अरे भैया, हमने तो तुम्हें 5 साल क्या 10 साल दे दिए, तो अभी तक क्या सो रहे थे? तो ये झूठेबाज है जी, धोखेबाज पार्टी है।
कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ आए थे, सत्ता में आने के लिए आए थे, उन्होंने अपना घर बनाया और कुछ नहीं ऐसा। आप तो खुद एक महिला हैं और जो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि वो महिलाओं को पहले 1000 फिर 2100 रुपये प्रति माह देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये महज एक जुमला बन के रह जाएगा या इसको सही में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? ये जुमला है और कुछ नहीं है जी। चुनावी एक मुद्दा लगा लीजिए, क्योंकि अभी जो लास्ट पंजाब के अंदर भी इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने यही बोला था कि हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो सभी बहनों को 1100 रुपये देंगे। और अभी लोकसभा चुनाव में भी यही बोला था कि टकाटक और खटाखट। अभी तक तो किसी के टकाटक और खटाखट किसी के अकाउंट में पैसे आए नहीं हैं। और अभी अगर चुनाव के टाइम में इन्होंने बोला है कि हम 2100 रुपये देंगे, ये सरासर जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। किसी के खाते में कुछ नहीं आने वाला। अगर इतने ही देने वाले थे तो 12 साल से आप ही की सरकार थी, बहनें भी यहीं थी, सारी महिलाएं भी यहीं थी। किसने रोका था आपको डालने के लिए? अगर आप इस कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो बेटा तो 12 साल से आप बने हुए हो, तो क्यों नहीं दिया बहनों को? आज तक उनका हक देते, उनको 2100 रुपये किसने रोका था? जब अगर ये बात थी तो वो बोल देते जी मुझे एलजी ने मना करा था। एलजी ने नहीं मना करा, ना मोदी ने काम करा। वो तो कहावत है ना जी, नाचो कैसे आंगन टेढ़ा। काम उनको करना है नहीं, अपना सिर का ठीक रहा मोदी जी पे फोड़ देते हैं या एलजी पे फोड़ देते हैं। ये सरासर एक जुमला है, किसी के खाते में कुछ नहीं जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी महिलाओं के लिए और क्या कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी ने इस तरह का एक रेवड़ी भरा आश्वासन जो दिया है, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है, रेवड़ी बांटने की पॉलिटिक्स है, इस पे आप क्या कहेंगी? क्या बीजेपी ये नहीं कर रही? नहीं, बीजेपी देखो जी फ्री वाली कौन है, क्योंकि फ्री से हमारी दिल्ली की जो सरकार है वो बहुत डाउन जा चुकी है। आपको भी पता है कि दिल्ली में पानी के ऊपर भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप हॉस्पिटलों में ले लो, हर एक मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें करप्शन नहीं हो। दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है, सारे डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन ही करप्शन हो चुका है। आप ये बताइए फ्री कहाँ है? आपके घर में भी बिल आ रहे, मेरे घर में भी आ रहे। मेरे को कम से कम दिन में 4 से 5 लोग ऐसे मिलते हैं, अपने बिजली के बिल लेके आते हैं, मैडम देखिए हमारा बिल, किसी का 50,000 का आ रहा है, किसी का 90,000 का, किसी का 1.5 लाख का। और आप कह रहे हो पानी फ्री? कहाँ फ्री है जी? ये बोलते हैं कि अगर हमारी सत्ता में आ, आपको बिजली का पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग पानी फ्री कर देंगे। अरे भाई साहब, जब आप ये दुनिया को बोल रहे हो कि हमने पानी फ्री कर रखा है, तो आप किसका बिल फ्री करने वाले हो? इस बात का जवाब दीजिए ना हमें। आप कह रहे हो हमने क्षेत्रवासियों को पानी फ्री दे रखा है, तो पानी फ्री है तो आप फिर बिल भरने के लिए मना किसको कर रहे हो? समझ रहे हो? जो फ्री कुछ नहीं है, बस लोगों को गुमराह करना जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप ये बताएं कि दिल्ली में आपको लगता है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी किसी महिला चेहरे को चुनेगी? देखो जी, मोदी जी ने वैसे भी 33% महिलाओं का आरक्षण करा है। अगर महिला आएगी तो वो भी हमारे लिए सर्वप्रथम है। अगर कोई पुरुष आएंगे तो वो भी हमारे लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है जो निचले सतर से लेकर ऊपर सतर तक जाती है। सभी की आपस में बातचीत होती है, सभी साथ में बैठ के जो होएगा उसी को डिसाइड करेंगे। अगर महिला आती है तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं ताकतवर होंगे, और अगर हमारा कोई मेल मुख्यमंत्री आता है तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब की बार तो दिल्ली के अंदर वैसे भी भाजपा की ही सरकार आनी है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। तो आपने देखा कि बीजेपी के हर नेता का यही दावा है और वो पूरी तरह बीजेपी पार्टी आश्वस्त है कि इस बार दिल्ली, जिसको आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली अभी दूर है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आती है। और वो चाहे बीजेपी का किसी लेवल का भी कार्यकर्ता हो, उसमें ये पूरा कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं। पूनम जी में भी वही कॉन्फिडेंस की झलक आपने देखी। ऐसे में बहुत जल्द अब साफ हो जाएगा कि वजीरपुर विधानसभा से किसको पार्टी टिकट देने जा रही है, किस पे पार्टी भरोसा जताती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कौन बनेगा एमएलए के अगले एपिसोड में। नमस्कार।